आसमान तक होगी हमारी उड़ान, अभी तो उड़ने की चाह है, हमारे पंखों के टूटने का डर कहाँ, सूरज बनकर चमकना है हमें आसमानों में, मुश्किलों से होगा अपना मिलन। ये पंक्तियां हैं काजल कुमारी जी सिद्धि की, जो कि बिहार से हैं, और जिनके साथ आज हम इस बौड़म संवाद का अध्याय, बातचीत, ये संवाद वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा काजल जी मैं आपका। धन्यवाद। तो काजल जी जो है बिहार राज्य शेखपुरा से हैं, और इस समय वो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनर्स की पढ़ाई पूरी कर हिंदी। चुकी हैं, जी। हिंदी विभाग से, हाँ। और आगे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। जी। तो काजल जी से आज हमने, मतलब हमें तो काफी सालों से काजल जी को जानते हैं, तो मैंने कहा कि हम जब शुरू कर रहे हैं सबसे पहला तो काजल जी के साथ ही शुरू करते हैं। काजल जी ने 2 किताबें लिखी हैं, एक चीख जिसमें काफी सारे आर्टिकल्स हैं उनके उन्होंने लिखे हुए हैं, और एक अल्फाजों का सफरनामा जो कि एक काव्य संग्रह है जिसमें उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी हुई हैं। हम्म। इस किताब में मुझे जो बड़ा पसंद आया, ये आपने लिखा है या फिर ये आपने ही लिखा ना? मैंने नहीं लिखा है। मैंने जिसे बुक पब्लिश करवाई है अच्छा। उन्होंने ये लिखा है, तो उन्होंने मतलब। बहुत अच्छा लिखा है आपके बारे में कि जो रात्रि की सुंदरता को समेटता है, जहाँ अंधकार का और प्रकाश का मिलकर गहराते हैं। तो ये जो इनकी कविता जो शीर्षक है, जो कविता अल्फाजों का सफरनामा, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ तो काफी सारी कविताएं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी को जो जीयू की मतलब एक लेखक के तौर पे सबसे पहले आपका जर्नी रही, तो आपने जब ये 2 किताबों को पब्लिश करवाया था तो आपके अंदर क्या था कि मतलब पब्लिश करवाने का एक आइडिया क्या था कि मुझे क्यों पब्लिश करवाना है, या जब आपने कंटेंट कलेक्ट किया, पब्लिश करवाने की प्लानिंग की, तो उस चीज के बारे में आपका क्या आइडिया था, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा, मतलब लिखने का शौक तो मैं बोलूंगी मुझे बचपन से है। मतलब कि जैसे कि मैं कह सकती हूँ ये थोड़ा जेनेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कुछ गुण अपने पेरेंट्स के होते हैं बच्चों में। ना चाहते हुए हमें लगता है कि कुछ पेरेंट्स की चीजें जो होता है हम में आ जाती है। तो मेरी मम्मी जो है वो मतलब लिखती तो नहीं है, पर उनके जो शब्द होते हैं ना मुझे बड़ा हिट करते थे, मतलब बचपन से हिट करते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो वो कुछ ऐसे शब्द बोलती थी कि मुझे लगता था कि अरे ये तो मतलब रिदम बन रहा है। और जब आप उसको लिखते हैं, शब्दों में पिरोते हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा ये कविता भी बन सकता है, ये गजल बन सकती है, शायरी बन सकता है, और कहानियां भी बनाई जा सकती है। तो मेरी जर्नी बहुत ही मतलब एक आम बच्चों की तरह शुरू होती है। एक छोटे से गांव है जहाँ पे बिहार राज्य में शेखपुरा जिला बीता गांव से होती है। और मेरे पापा मेरी मम्मी जो है, मतलब अब मेरे पूरे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं मुझे जो होता है, एक होता है जैसे कि एक मोती में एक माला को बनाने का काम करते हैं, एक एक मोती से। तो वो किए हैं उन लोगों ने। तो मेरे लिखने की जो शुरुआती दौर है वो मैं कहूंगी कि मेरी माँ से आया है, मेरे परिवेश से आया है, और मेरे घर से आया है, मेरे गांव से आया है, और मेरे राज्य से आया है, मेरे शहर से आया है। ये मैं आपकी काफी सारी कविताओं में काफी आपके परिवार का, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ आपने काफी कुछ लिखा हुआ है अपनी कविताओं में। तो ये चीज साफ झलकती है कि आप अपनी माँ से कितना ज्यादा प्रभावित हैं, और आपकी माँ कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जिस तरीके की आपने लिखा हुआ भी है एक पंक्ति, तूने जो बलिदान दिया मेरे लिए, आज उसे दुनिया को दिखाना है, तेरे दर्द भरे आंसू में भी आज भीग जाना है। तो ये दिखाता है कि माँ को लेके कितना ज्यादा आप जुड़ी हुई हैं, और माँ के लिए कितना ज्यादा आपको करने का एक इच्छा है। हम्म। इसी तरीके से आपने टीचर्स के लिए भी लिखा हुआ है, गुरु के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि गुरुओं को लेके आपने लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ गुरु है, हम्म। कोई आपकी टीचर है जी। जिनको आपका लगता है कि बहुत ज्यादा योगदान रहा आपकी इस लेखन की जर्नी में, या हाँ। आपकी ड्यू की जो जर्नी में? जी। तो हम उस गुरु के बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कोई टीचर हो आपके? हाँ, जरूर। कहा जाता है कि जीवन में माता पिता और परिवार और गुरु, ये बहुत ही, तीन लोग बहुत अहम हिस्सा होते हैं एक विद्यार्थी और एक इंसान के जीवन में। तो मैं गुरु की अगर बात करूं तो मेरी हिंदी की जो बुनियादी जो बोलूंगी जड़ में, क्या हम कह सकते हैं, जैसे किसी ब्रिज का जो जड़ होता है, वो मेरी 10th क्लास में, मतलब एक सुनील पांडे सर हैं, मतलब उन्होंने रखा। और उन्होंने मुझे हर जगह ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं जिससे मैं हिंदी को और आगे अपने जीवन में ढाल पाऊं, और हिंदी को एज ए सब्जेक्ट नहीं, होता है ना कि एज जीवन जीने का जरिया देख पाऊं। तो मैं वहां पे तो उनको ही रखूंगी सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने एक जड़ को तैयार किया। फिर मैं जैसे ही मतलब 11वीं 12वीं में जाती हूँ, तो मुझे एक हिंदी के बहुत ही बेहद प्रिय शिक्षक मिले, राम कुमार सर। उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और उनके वजह से ही मैं हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी कर पाई प्री बोर्ड में। और उन्होंने हिंदी में मेरा एक अलग ही रुझान मतलब पैदा कर दिया। मुझे लगने लगा कि हिंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है, मतलब कि ये मेरे लिए एक भाषा नहीं है, ये एक जीवन जीने का जरिया बन गया। हिंदी तो खैर हम सभी लोगों के लिए मतलब
हिंदी को लेके तो मैं भी काफी ज्यादा प्रमोट रहता है कि हिंदी जी तो हमारे लिए हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ भाषा के हमारी तौर पे भी, मातृभाषा है जी एक भाषा के तौर पे हाँ भी, एक भावना के तौर पे भी, हाँ लोगों से जुड़ने के तौर पे भी। तो जी हिंदी को लेके मैं खुद भी बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ कि हिंदी को लेके हम बातचीत करें। जी मेरे भी क्योंकि हिंदी के सर थे जब नवोदय में, जवाहर हाँ नवोदय हाँ विद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था, हाँ तो मेरे जो हिंदी के सर थे शोभन सर, उनको उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। मेरी जब लिखने की शुरुआत हुई थी तो मेरी वहीं से शुरुआत हुई थी, उनसे प्रेरित होकर ही अच्छा शुरुआत हमने किया था। मैं ये चीज भी जानना चाहूंगा, तो आपका जो कविताएं लिखने का या आर्टिकल लिखने का, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा या किस तरीके से ये लिखने का आपका सफर शुरू हुआ? कब आपने सबसे पहली कविता लिखी थी अपनी? मैंने सबसे पहले कविता तो नहीं लिखी थी मैंने सबसे पहले चंद लाइनें लिखी थी हाँ। मतलब चंद पंक्तियां आप कह सकते हो ओके ओके। आई मैं ना मतलब मैं कह सकती हूँ उस टाइम मैं 6 स्टैंडर्ड में मतलब छठी क्लास में थी तो मेरे एक सर थे तो उन्होंने ऐसे इंदिरा गांधी मुझे याद है टॉपिक उन्होंने विषय दिया इंदिरा गांधी पे आप कुछ भी लिखिए जो आपको मतलब लगता है कि वो एज अ मतलब स्त्री जो है मतलब एक नारी के रूप में कैसे वो काम कर रही है भारत के लिए तो उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे मेरी शुरुआत लिखने की वहीं से हुई मैंने उन पे कुछ चंद पंक्तियां शायरी में पिरोई और मुझे लगा कि आप वो मेरे अंदर प्रस्तुत ये करना कला है चाहेंगी? हाँ याद है आपको अगर आप? देखिए अब तो बहुत लंबा समय हो चुका है याद नहीं है मुझे पर हाँ इतना था कि वो एक ऐसा था कि नारी सशक्तिकरण से स्त्रियां मतलब पंक्तियां जुड़ी हुई थी और उसी से लगा कि मैं लिख सकती हूँ और इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया आगे मतलब लिखना नारी जारी रखा सशक्तिकरण को लेके आपका बहुत ज्यादा इसमें मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नारी सशक्तिकरण को से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स पर नारियों के हित में और नारियों के आगे भविष्य को लेके या जो समस्याएं चल रही हैं स्त्रियों के लिए, उसको लेके काफी सारे चीज जो किताब उन्होंने लिखी हुई है, जी जिसमें काफी सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये तो वाकई ये है कि नारी सशक्तिकरण का तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरीके का आपको कोई डिफिकल्टीज कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आई, जिन्होंने आपको ये लगा कि हाँ, एक नारी के रूप में मुझे कहीं ना कहीं कुछ समस्या आई है समाज में? हाँ तो आप कुछ बताना चाहेंगे ऐसी समस्या जिनको आपको फेस करना पड़ा इस समय के दौरान? जी मुझे लगता है कि जब हम अपने जीवन को शुरू करते हैं तो जीवन का नाम ही दूसरा नाम ही समस्या है ना लेकिन हमें लगता है कि मुझे जो महत्वपूर्ण ऐसा चीज लगता है जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ ऐसे स्त्रियों के लिए करूं या फिर इनके हित में काम करूंगी आगे चल के भी जीवन में भगवान के दया से अगर मैं कुछ अच्छा बन पाती हूँ अच्छा कर पाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्त्रियों के हित में काम करूं उनके लिए अपने पक्ष रखूं तो मेरे मतलब बिल्कुल ही मतलब मैं एक अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि नाम किसी का हम यहाँ पे ऐसे मतलब नहीं कर सकते तो मतलब एक मेरे घर के बगल में ही एक रहते हैं पड़ोस में ही अंकल आंटी मतलब कह सकते हैं और तो फिर उनके साथ जो उनके शादी का जो जीवन था विवाह जीवन जो होता है मैंने बहुत करीब से उनको देखा मतलब जब मैं 6 या 7 क्लास में थी तो मैं आए दिन उनके घर में 12 या फिर रात्रि के 12-1 बजे चीजें टूटने की आवाजें चीजें बिखरने की घरेलू हिंसा। आवाजें घरेलू हिंसा आप कह सकते हो हाँ ये मैं देखते रहती थी तो मुझे लगता था कि मतलब वो कैसे मतलब जीवन है एक जीवन कैसे एक स्त्री का बीतता है मतलब कि अपने बच्चों के लिए या फिर वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है आर्थिक मजबूत नहीं है आर्थिक स्थिति तो फिर वो घुट घुट के ही जीवन चलता है और शादी नहीं हम कह सकते हैं कि फिर एक वो बंधन ऐसा है कि जहाँ आप जकड़ गए हैं आप निकल नहीं सकते क्योंकि अपने बच्चों के लिए आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आपको इसमें झेलना पड़ता है तो वो मुझे इसलिए के लिए प्रेरित किया वहां से जो मैं लिख पाई जो कि यथार्थवाद है और मेरे जीवन में एक ऐसा घटना है जो मैं शायद जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी और मेरे जीवन में वो जहन में जिंदा रहेगा ये कह सकती हूँ हाँ, ये तो आपने काफी कुछ कहा कि घरेलू हिंसा को लेकर तो काफी सीरियस है भारत देश में, हम ये सभी जानते हैं। हम जी माने चाहे ना माने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे इस तरीके की चीजें चलती आई, आज के समय में भी चलती आ रही हैं। तो इनके ऊपर आवाज उठाना एक बहुत ही कड़क कदम हो जाता है, और जी आपने हिम्मत करके इनके ऊपर, घरेलू हिंसा के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है, और मैंने इसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। काफी बड़ा आर्टिकल है तो मुझे इतना समय नहीं मिला, कल जी ही जी मुझे एक किताब मिली, परसों तो मैं उतना पूरा पढ़ नहीं पाया, बट आपने आर्टिकल काफी बड़ा लिखा, काफी सारी चीजें लिखी हुई थी घरेलू हिंसा को लेके। तो आपको क्या लगता है कि अब आज के समय में जब चीजें बिल्कुल 2026 जब भी आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आए हैं समाज में अभी भी, या अभी भी समाज में दिक्कतें हैं, या कुछ ऐसी नई चीजें हुई हैं जो अब आजकल के परिवार घरेलू हिंसा के पीछे उतना मतलब अब उतना आजकल के परिवार उतना नहीं करे? तो क्या आपको लगता है कि कोई एक बदलाव आया है इस समय के साथ? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ मुझे लगता है कि 2026 या फिर 2027 में आएंगे 2028 में आएंगे साल बीतेंगे महीने बीतेंगे दिन बीतेंगे और बदलाव देखिए ऐसा नहीं है कि जो समाज कल था इतिहास में वही अभी भी है समाज जो होता है हमेशा बदलते रहता है इतिहास कुछ होता है वर्तमान कुछ होता है और भविष्य आने वाला कुछ और होगा लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो समस्या है वो उतनी तरह तरह से नहीं बदली है
और मैं इसमें बहुत ही करीब से जब मैं पढ़ती हूँ चीजों को, उपन्यास हो गया या फिर कहानियां हो गया, कविता हो गया, तो ज्यादा मैं यथार्थवादी मतलब लेखिका और उपन्यास कर रही हूँ। तो अब जब मैं समाज में देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मतलब सिर्फ पुरुष जिम्मेदार नहीं है जो स्थिति हमारे साथ है, जैसे कि मतलब मैं अपने लिए भी कहूंगी और बाकी लड़कियों के लिए भी कहूंगी, समाज में जो स्थिति हमारे साथ है इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। मतलब कि अगर देखिए कोई घर में अगर कोई मतलब लड़की आगे बढ़ना चाहती है, तो अगर तो माँ, स्त्रियां खुद भी रोकती हैं कहीं ना जी, कहीं, ये आप इस हाँ, तरीके से कहना चाहती हैं। ये हाँ, बात मैं भी मानना आप चाहूंगा कह सकते हैं कि स्त्रियां, और जो घरों में नहीं, अ, समाज में भी ये चीज ये है। बात शायद लोगों को पसंद ना आए, थोड़ा सा कटु बात लगे, हाँ, परंतु कहीं ना कहीं ये बात है सत्य कि है ये। जो स्त्रियां खुद नहीं कर पाई वो चाहती हैं कि आगे भी हमने इसी तरीके से जीवन जिए, यही तरीके से जीवन है, और हाँ, आगे भी जो लोग हैं या आगे मेरे घर के जो लोग हैं हम्म, वो भी इसी तरीके से रहें। बट ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको ये लगता है कि आपने अपना जीवन उस तरीके से बिताया है, स्त्रियों के जी, एक बंदिशों में बिताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही जीवन है, हम्म, या फिर आप उसी तरीके के जीवन को आप आगे भी प्रेषित करें, तो जी, ये तो पूर्णतः गलत रहेगा। अगर आपने इस तरीके का जीवन बिताया और आप कहें कि हम आगे भी इस तरीके, तो ये आपको रोकना होगा। ये आपकी एक नारी के तौर पर जिम्मेदारी होगी कि अगर आपने जिन समस्याओं को देखा है, आप उन समस्याओं को अपने घर की आने वाली पीढ़ियों पे, अपने घर की आने वाली स्त्रियों पे, नारी या बच्चे या पुरुष, कोई भी हो, बेटा या बेटी, दोनों किसी पे भी आप इससे आपको अपने बेटों को भी सिखाना, इस तरीके की चीजें जिम्मेदारी हो जाती हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो कहीं ना कहीं चीजें गलत थी, काफी चीजें गलत रही हैं, और आपको नहीं करना है, और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये चीजें नहीं होनी। तो इन सब चीजों को आपने बेटियों के ऊपर भी काफी ये एक कविता लिखी हुई है कि जी, बेटियों का संघर्ष कैसा रहा है जीवन में। हाँ, इसी के साथ साथ आपका अपनी फैमिली को लेके काफी, जितना मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफी सारा फैमिली को लेके आपका लगाव है, और आपने कहा कि आपको आईएएस बनना है फैमिली के लिए, तो आईएएस ही क्यों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब समाज या देश की सेवा किसी मतलब बहुत बड़े पद पे या बहुत बड़े शक्ति के साथ कर सके। लेकिन मैंने सुना है अपने भाई से, मतलब जो मेरा मतलब मेरे भैया हैं, मुझसे 3 साल बड़े हैं वो, और मतलब हम कह सकते हैं कि हम भाई बहन कम और दोस्त और मतलब सब कुछ ज्यादा है, ये ये तो कह आपका सकते कुछ पता नहीं कि आपको ऐसे भाई बहनों, क्योंकि भाई बहनों में हैं। वो मैं तकरार बनी लकी हूँ। रहती है, लेकिन आप इस चीज के लिए लकी हैं कि जी, आपका एक दोस्त की तरह बन पाना बहुत अच्छा होता है। कई जगह ऐसा होता है कि हाँ, लड़ाइयाँ चलती रहती, बट एक दूसरे का समझना भाई बहनों का, मैं मेरी भी मेरी बहुत दीदी ही से बहुत अच्छी बनती है, तो हम लोग इन सब चीजों को लेके काफी डिस्कशन करते हैं। जी, तो एक अच्छा, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में एक व्यक्ति का आपका ऐसा होना चाहिए जिससे हाँ, आपका वो दोस्ताना रहे, जो आपकी चीजों में आपको समझने में सपोर्ट करे और आपकी चीजों जी। में सपोर्ट करे। तो आपके भाई के साथ आपका किस तरीके का ऐसा रहा है सपोर्ट? मैं कहूंगी कि पूरा जो आज एक काजल अगर सामने खड़ी है, आज जो भी हम मतलब मेरा जो भी मतलब पढ़ाई जो हुआ है, यहाँ तक सफर जो रहा है, या फिर आप कह सकते हो जो लेखन कार्य क्षेत्र में है, या फिर जो अन्य अन्य क्षेत्रों में इतना कर पाई हूँ, उसके सबके जिम्मेदार मेरे भाई ही हैं और मेरे मम्मी पापा भी हैं। लेकिन आपको पता है कि गांव में जब मतलब रहते हैं लोग, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा मतलब सुविधाएं नहीं है और ना ही इतना हमें मतलब समझ है कि हम क्या कर सकते हैं आगे। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा इंसान घर में आपको पढ़ाने की कोशिश करता है और फिर आपको समझाता है, समाज को समझने की कोशिश करवाता है या फिर हर चीज बताता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये समाज और ये नजरिया है जो बदल जाती है। तो मेरे भाइयों का जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है, मैं कहूँ कि वो दोनों मेरे लिए दो कंधे और हैं। आईएएस से रिलेटेड भाई थी, आप बता रही थी। हाँ, मतलब मैं अगर आईएएस का सपना देखी तो मुझे पहले ऐसा था कि मतलब जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब ईमानदारी से बता रही हूँ अभी खुल के बेबाकी से, जब मैं 4th क्लास में थी, तो मैं मतलब मेरी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ही पब्लिक स्कूल से हुई है। तो जैसे कि मेरे स्कूल से डेली पापा मेरे छोड़ने जाते थे बाइक पे, तो मैंने एक दिन अचानक से देखा कि एक कोई गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी, जिसमें नीली बत्ती है, वो क्रॉस हो रही, मतलब सामने से गुजर रही नीली है। बत्ती का इंडिया में बड़ा क्रेज है। नहीं, मुझे उसका क्रेज बाद में समझ में आया, मतलब मुझे, मैं तो बच्ची थी उस टाइम, मुझे इतना पता भी नहीं था कोई आईएएस भी कुछ होता है। तो मैंने बस पापा को ऐसे बोल दिया कि पापा ये देखिए ये गाड़ी जा रहा है ना, एक दिन देखिएगा मैं भी ऐसे ही आऊंगी। तो वहां से मैं समझ सकती हूँ उसका जन्म वहीं से हुआ है, बीज। फिर मेरे भाई जो है, तो मतलब 3 साल जो बड़े हैं मेरे से, वो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और उनसे घरों में देखना उनको बार बार कि वो क्या पढ़ रहे हैं, मेरा जो जिज्ञासु एक प्रवृत्ति है वो जागृत होते गया। तो एक लेखक, सभी लेखकों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति, तो ये तो बेसिक ही हो जाता है। अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो वो जिज्ञासा हो ही जाती है, जी, तो सभी लेखकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति तो होती ही है। हाँ। तो उसके साथ जो है, तो ये मतलब सपना जो है इसके बारे में बिल्कुल ही रूबरू करवाना वो मेरे भाई ने किया। आपका भाई जी का योगदान है। भैया अगर ये सुनेंगे तो कुछ गिफ्ट वगैरह तैयार रखिएगा, इतनी आपकी तारीफ कर दी, तरह आपका समर्थन कर दिया है, अरे, तो आपको तैयार रखना हकीकत चाहिए। है, ये बिल्कुल यथार्थ है, और जो यथार्थ है वो है, यही बात है। इसी के साथ जैसे लिखने को लेके मैं कह रहा था, तो आपने कहा कि आपने शुरुआत जब की तो आपने कुछ पंक्तियां, कुछ चंद पंक्तियां लिखने से की।
एक प्रॉपर प्रोफेशनल जो पूरी कविता, एक बड़ी कविताओं को लिखने का आपका शुरुआत कब हुई कि जब आपने बड़ी कविताएं लिखी हैं, इतनी सारी आपने कविताएं लिखी हैं, तो इनमें से जो आपकी सबसे पहली कविता रही है वो जो बेटियां हैं। बेटियां हैं। शीर्षक जी, हाँ। अच्छा, आंखें खोलने से पहले बंद कर दी गई क्यों, इस दुनिया में आ भी नहीं पाई, कोख में ही दफन कर दी क्यों, माँ तू भी तो एक बेटी थी फिर जल्लाद बन गई क्यों। तो बहुत ही डार्क लाइन है, क्योंकि जो है सत्य भी है कहीं ना कहीं हमारे हाँ, समाज मुझे का नहीं लगता कि हमें पुरुष से ही बार बार सवाल करना चाहिए। हम अपने लिए क्या कर पाए, या फिर मेरे घरों में या फिर हमारे समाज में लड़कियों के मतलब अगर वो आगे बढ़ रही है तो हम कितना उसके जीवन में योगदान दे पाए, ये भी एक है। हाँ, तो जी ये आपकी पहली कविता रही। तो ये आपने हाँ, कविता कब लिखी थी? ये शायद मैं मतलब 7वीं क्लास में होंगी स्कूल जी, टाइम के स्कूल, बाद ही हाँ। तभी से आपने लिखना इस तरीके हाँ से शुरू कर दिया। जी, हाँ, तब मैंने तो लिखी। आप फिर मतलब इस तक 12th तक आपने लगभग कितनी कविताएं लिखी होंगी जब उसके स्कूल टाइम में? हाँ, मेरे पास आई थिंक 50 कविताएं उस वक्त तक मतलब मैं लिख चुकी थी, जो बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। और आफ्टर जैसे ही मैंने बोर्ड दिया, 10वीं का मेरा बोर्ड एग्जाम हुआ और फिर मैंने सबको समेटा। फिर आप कह सकते हैं कि वो एक, फिर उसके बाद से आप एक एज अ प्रोफेशनल एक कविता के तौर पे, हाँ हाँ कि जी, नहीं फिर मुझे ये लगता है कि मेरे कॉलेज का बहुत ही योगदान रहा है इस जर्नी में मेरा। कमला नेहरू हाँ, कॉलेज से कॉलेज पे मेरा, भी आते हैं तो मैं वही कॉलेज का आपका पूछना चाह रहा था। पहला तो कॉलेज से रिलेटेड मेरा एक सवाल जो आपका जी है जी हाँ, कि एक इसमें कविता है आपका नए शहर को लेके, जी कि जब आप शहर में पहली बार, मैं भी जब लखनऊ गया हुआ था तो मैंने भी एक कविता लिखी हुई थी, आपने शायद सुनी होगी, यहाँ हाँ रातें नहीं होती। जो एक कविता मैंने लिखी थी जब मैं लखनऊ गया हुआ था, तो हाँ बड़े शहर करके आपने एक कविता लिखी है। हाँ तो बिहार, जैसे मैं बिहार को कुछ वैसा नहीं कहना चाहूंगा, बट स्टिल एक शहर, छोटे शहर से या कस्बे से आके देश की राजधानी में बसना, जी और एक उस पूरे फेज का चेंज होना, एक पूरे जो आसपास का परिवेश है आपका या आसपास का समाज, उसका बदलाव लाना, तो वो उस जर्नी को, उस चीज को आप किस तरीके से साझा करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जब आप बिहार से यहाँ दिल्ली आई पहली बार पढ़ाई के लिए, तो वो कैसा रहा आपका? घर का तो योगदान रहा ही होगा जी जी पूर्ण रूप से जी हाँ आने का, क्योंकि बहुत जगह हमने ये चीज देखी है, बहुत से लोग ये चीज कहते हैं कि उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, या आप इस चीज के लिए बहुत खुशकिस्मत है कि आप को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जो बड़े शहर में आने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के मैं लिए चाहे तो काफी, ऐसा मतलब आप वो मत लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगी। संघर्ष तो रहा ही है, बहुत संघर्ष रहा है, लेकिन हाँ अगर तो होता है ना कि अगर परिवार साथ में हाँ ढाल वही की तरह हो परिवार तो का संघर्ष संघर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा संघर्ष कम हो तो जाता है रहता ही है, जी देखिए परिवार के समर्थन के संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जी कई जगह नहीं रहता है। हाँ मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़िए, आगे निकालिए, तभी आप यहाँ आ जाके यहाँ पे हम बात कर पा रहे हैं, जो आज हम बात कर पा रहे हैं, हम आगे से आगे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं अगर दिल्ली नहीं आता, मैं अगर यहाँ नहीं आता, तो वाकई अभी दिल्ली आके मैंने जितना ज्यादा समाज को जाना है, जितना ज्यादा और जी लोगों से जी मैंने बातचीत की हुई है, तो काफी सारे इवेंट्स में, काफी सारे ये महोत्सव होते हैं, मेले होते हैं, इन सबको जाना है। तो जरूरी है आप कि अपने उस एरिया से निकलकर आप बाहर निकलकर किसी बड़ी जगह आए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी इसी तरीके से जब आप पहली बार दिल्ली आए, यहाँ आपका पहली बार आपका कॉलेज के थ्रू ही है, मतलब कॉलेज हाँ के हाँ एडमिशन के लिए आप दिल्ली जी आए, जी तो उस तरीका का आने का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आसपास का यहाँ जो समाज है उसके का? मैं कहूंगी मेरी माँ आपने बोला था कि मेरी माँ मेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, तो क्यों का एक प्रश्न ही कोई शब्द में नहीं आ पाएगा। मेरी माँ ही मेरे लिए ढाल है, मतलब कि उसने मेरे लिए पूरे घर से, पूरे समाज से, पूरे परिवार से लड़ाई किया, और बस मैं उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आज तक वही हूँ जहाँ मैं रहना चाहती हूँ, और मैं इस वजह से प्रार्थना करूंगी कि मैं वही रहूँ जहाँ वो मुझे रखना चाहती है। वो मतलब लाइक मेरी माँ जो ऐसी है मेरे लिए, क्या बोलूं, उसने देवी और शेरनी दोनों का रूप उसने मुझे दिखाया है ये अपना। भी आपकी एक कविता में देवी और शेरनी का जिक्र एक कविता में किया गया है, जी नारियों को लेके मैंने पढ़ी थी, तो हाँ वो बहुत अच्छी तरीके से उसका जिक्र पढ़ के वो कम पंक्तियां रही हैं, तो जी सुनाऊंगा बाद में आपको, हाँ तो आप हाँ। तारीफ। तो मैं जब मतलब मेरा ऐसा था कि जब मेरा 10वीं का बोर्ड हो गया तो मेरे घरों में ऐसा था सबका, मतलब मेरी बहन ने जो भी हैं मतलब घर में और लड़कियां मेरी जो हैं उनका ऐसा था, पूरे समाज में मेरी जो मतलब सोसाइटी है मेरा जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ 10 या 12 या 18 घर है, वहाँ 22 लड़कियां हैं पूरी। तो उन लोगों ने कभी मतलब लाइक मतलब उन लोगों को कभी मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला कि वो बड़े शहर जा सके, वो स्कूल जा सके, वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो मेरी बहन लोग से बातें करना मेरा हमेशा मुझे खलता था कि उन्होंने अपने सपनों को मरते हुए देखा। मैं यही कहूंगी, मेरी बहनों ने अपने सपनों को अपने सामने मरते हुए देखा, चाहे वो विवाह के रूप में उसके लिए मतलब दबाया गया या फिर उसे आगे भेजा नहीं गया। तो फिर वहां से मेरी शुरुआत होती है, मुझे पटना जाना था। पटना जाने के लिए मेरे घर में बहुत ज्यादा ही वो हुआ, लड़ाइयाँ हुई, चीजें हुई, बहुत हुआ, स्ट्रगल संघर्ष हुआ उसमें। बट मेरी माँ और मेरे भाइयों ने सीधे ये कह के रखा कि मतलब जो मेरा इच्छा होगा, जो मेरी चीजें होंगी उसे दबाया नहीं जाएगा। अगर मुझे जाना है बड़े शहर में घर अपने छोड़ के, तो मेरे घर वाले साथ रहेंगे।
तो फिर वहां से मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल ही ऐसे खींचा है, मैं बोलूंगी हाथ पकड़ के, और उसने बोला है कि नहीं, मुझे जितना भी दर्द हो इस जर्नी में, जहाँ मेरी 2 साल बीता है बोर्डिंग स्कूल में, मुझे झेलना है और मुझे रहना है। फिर वहां से मेरी कहानी, जब मेरा अच्छा मतलब टॉपर रही मैं अपने 12वीं कक्षा में, फिर मेरा वहां से एक संघर्ष शुरू हुआ। पर मैं कहूँगी थैंक्स, भगवान को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरा भाई जो था वो दिल्ली में, तब तक वो उसने कोचिंग ले ली थी और उसने सारा परिवेश समझ लिया था दिल्ली का। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ लेके आना चाहिए और मेरी पढ़ाई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंक अच्छे थे 12वीं में। तो मेरे भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, वो यहाँ मुझे लेके आया, मुझे उसने बिल्कुल ही ऐसे दूसरी माँ बन के मुझे पूरी दिल्ली को दिखाया है, हाथ पकड़ के उसने मेट्रो पे चढ़ना सिखाया है। और क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकती, कुछ चीजें बयान नहीं की जाती, बस यही है, मैं कह सकती हूँ दूसरी माँ बयां तो मेरे आपने लिए बनी। कविताओं के थ्रू की हैं, अपने भाई के लिए, अपनी माँ हाँ के लिए, हाँ या अपने तो परिवार के लिए, जो चीजें वही हाँ होता है ना, एक लेखक अपने शब्दों के थ्रू, अपनी कविताओं के थ्रू जी अपनी वो चीजें बयां करता है जिसे वो कैमरे के सामने उतना नहीं बोल पाता या किसी के साथ हाँ। तो बातों में साझा नहीं कर पाता, तो कविताओं में उन्हें साझा करता है। दिल्ली का तो पूरा जो मेरा संघर्ष है, या फिर जो भी मेरी जीवन गाथा है दिल्ली में, मेरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करना, मेरा फिर मास्टर्स करना, फिर मुझे मेरा एक लेखक के रूप में उभरना, बहुत सारे फील्ड में मेरा काम करना, गतिविधियों से जुड़ना, विभिन्न विभिन्न गतिविधियों से, उसमें सारा योगदान मैं कहूंगी मेरे भाई का है, क्योंकि उसने काफी मतलब मुझे अच्छे से रखा है, मैं यही कहूंगी बस। तो आपने दिल्ली में टीयू से पढ़ने का, क्योंकि आपने इतना अच्छे से निर्णय लिया, तो आपने यहाँ हिंदी विभाग का चुनाव किया कि आप हिंदी विभाग से पढ़ेंगे। जी तो इसका कोई खास वजह कि आपको हिंदी विभाग का चुनाव का था, कि आपको हिंदी से पसंद था? इसके हाँ अलावा आप कविताएं लिखती हैं, हिंदी का एक जुड़ाव था, जी परंतु फिर भी कोई और वजह ऐसी रही जो आपको लगा कि मुझे हिंदी विभाग चुनना चाहिए, हिंदी विभाग मेरे लिए अच्छा है? हाँ। तो जैसे आपका कि क्या आइडिया था इस चीज को लेके? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो समाज है वहाँ पे आज भी हिंदी को लेके कैसा मतलब अब सबके नजरिया है। मतलब आज भी लोग अंग्रेजी को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, हिंदी को वो लोग ऐसे देखते हैं कि हिंदी जानने वाले बिल्कुल ही मूर्ख हैं। लेकिन मुझे उस टाइम मतलब जब मैं 12वीं में थी, तो मेरे एक सर थे, मुझे लगता है कि भगवान ना और यूनिवर्स आपको वो चीजें जरूर देता है जो कोई ना कोई आपके बारे में कह देता है, कहीं भी बातें कभी सच हो जाती है। उन्होंने मुझे ऐसे ही 12वीं कक्षा में मैं थी, तो सबसे बातें हो रही थी एक बार कि किसको क्या करना है 12वीं कक्षा के बाद, जो भी परिणाम होंगे उसके बाद कहाँ जाना है सबको। उसमें सिर्फ लड़कियां थी मेरे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में। तो सर सबसे पूछ रहे थे, तो हिंदी वाले जो मेरे बहुत प्रिय शिक्षक थे राम सर, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैं बहुत ही उस टाइम ऐसे थी कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या होगा और उस आगे समय क्या। हम लोग को ऐसा होता है ना कि उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होते जी समझने के लिए, सोचने के लिए। हाँ हाँ मुझे भी हाँ 12th के बाद एक साल लगा था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है, उसमें भी एक जी साल लग गया था। हाँ तो ये चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ये आपका जनरली, तो फिर उस समय क्या आपका जवाब रहा, क्या? हाँ। तो मैंने बस उनको ये बोला कि सर अभी तो मैं मतलब सोची नहीं हूँ, लेकिन अगर मतलब जीवन जहाँ लेके जाएगा रास्ते वहां जाऊंगी। तो सर ने बोला कि क्यों नहीं सोचे हो, तुम तो हिंदी में इतनी अच्छी हो कि तुम पीएचडी भी कर सकती हो। उन्होंने बस इतना ही बोला था, एक ही कथन, कि पीएचडी कर सकती हो। और मुझे विश्वास नहीं था कि उनका ये कथन सत्य होगा। मैं बीए और एमपीसी में हिंदी में ही कर पाई। तो हिंदी का आपको मतलब यहाँ दिल्ली में आके, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो लिखने के ऊपर, जो लिखने का आपकी यात्रा है, उसमें डीयू का, आपके हिंदी विभाग का, आपके इस कॉलेज का कितना ज्यादा योगदान रहा? आप बहुत योगदान रहा है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही जब 12वीं कक्षा तक थी, एक ऐसी लड़की बस पढ़ाई में इन्वॉल्व रहने वाली थी, जिसको पढ़ाई करना है, अच्छे अंक लाने हैं, इतना मकसद होता था बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं अपने कमला नेहरू कॉलेज में आई, तो मुझे कुछ ऐसे प्रोफेसर मिले, जैसे कि अनुराधा मैम, मनोज सर, और इब्राहिम सर, और रजत रानी मैम, बहुत सारे मेरे ऐसे शिक्षक मिले मुझे कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही तराश दिया, जैसे होता है ना एक छेनी हथौड़ी लेके किसी को तराशते हैं मूर्ति में, वो। फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल ही अलग अलग चीजों से मतलब मुझे जोड़ते गए, और मेरा जो करने का ललक था वो देखते हुए मुझे चीजें मिलने लगी। तो मैं कह सकती हूँ कि हिंदी का योगदान जो है, या लेखनी में योगदान है, मेरे जीवन में जो योगदान है, वो मेरे विभाग का, मेरे कॉलेज का, दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत रहा है, मेरे दोस्तों का बहुत रहा है मेरे जीवन में। दोस्तों का तो योगदान मेरा भी काफी रहा है लिखने के मामले में, कॉलेज और दोस्तों और का। कुछ ऐसे ऐसे सीनियर्स यहाँ मिले मुझे, जिसे मैं अपनी बहन कह पाई, जैसे आज भी आप देख रहे हैं दीदी मेरे साथ आई हैं। उन्होंने मुझे आज मतलब हमेशा से उन्होंने अपनी छोटी बहन की तरह मुझे माना है। और मुझे अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया है, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। उसमें आप भी एक हो, हम भले अचानक मिले हो, लेकिन आज देखिए ये कैसा कारवा बन रहा है। वो तो ऐसा ही होता है, लोग सारे ज्यादातर हम लोग ऐसे ही मिलते हैं, और फिर वही बात होती है कि लोग मिलते जाते, कारवां बनता चला गया चला वाली। जाए जी हाँ। इसी के साथ तो ये जो किताबें जब आपने लिखी, तो ये पहली बार आपका कब आया कि मतलब मैंने कविताएं काफी सारी लिखनी है पब्लिश करवाने को लेके? तो वो आपका कब आया कि मुझे पब्लिश करवानी चाहिए, कि आप किताबें काफी सारी लिख ली हैं, कविताएं काफी सारी लिखी, तो ये आपने पहली बार पब्लिश करवाने का आइडिया कब आया आपके मन में?
मुझे जब मैं अपना ग्रेजुएशन मतलब मेरा हो चुका था और मुझे बिल्कुल ही दिल्ली ऐसे छोड़ के घर जाना था, मुझे नहीं पता कि मैं मतलब मेरा जो एमए का पढ़ाई है या फिर एमए की जो शुरुआती आगे पढ़ाई होगी यही होगी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं था उस वक्त। मैंने बस अपना सीयूटी का जो था एंट्रेंस भरा था फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कि चयनित हो जाऊं तो मैं दोबारा आ पाऊंगी। तो मैं घर गई तो मेरे पास 2 महीना अच्छा खासा समय था। मुझे लगा कि ये समय मतलब कहीं और लगाने से बेहतर है कि किसी अच्छी जगह लगाया जाए। तो जब मैं घर गई तो मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जहां मैंने सब कुछ बिखेर रखा था जो समेटू। और कहा जाता है कि कुछ भी चीजें अगर है ना आप में तो वो भगवान भी कहते हैं कि उसे बाहर आना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसे लिखना चाहिए मुझे, और फिर मैंने वहीं से शुरुआत की। वो 2 महीना मेरे लिए बहुत ही तो अच्छा वो रहा। 2 महीने आपने लिखी कविता या फिर आपने कविताओं को इकट्ठा किया नहीं, था घर? मैंने इकट्ठा किया, कविताओं को इकट्ठा किया, अपना सारा जोड़ा। और वो आप समझ सकते हो उस टाइम शायद दिल्ली में कुछ वायरस वगैरह का प्रॉब्लम मतलब परेशानी आ गई थी, तो सब लोग घर जा रहे थे। तो मैं कह सकती हूँ उसमें भी मेरे भाई का योगदान बहुत रहा, क्योंकि हम दोनों भाई बहन ने मिलकर ही सारी चीजें जोड़ रहे थे। और घर में ऐसे मम्मी पापा भी मतलब अच्छा माहौल था, तो उसमें एक ऐसा दिमाग जब आपका होता है ना तो सोचते हैं आप क्या करें, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो एक ऐसा था कि मैंने डिसीजन निर्णय लिया और फिर मैंने इन दोनों को किताबों को सोचा कि मैं पब्लिश करवाऊंगी। तो दोनों किताबें अपने साथ में करवाई, मतलब काव्य संग्रह को आपने पहले किया या नहीं, फिर आपने ये जो आर्टिकल्स वाली जो बुक है इसको पहले आपने लिखा या पहले काव्य संग्रह को लिखा? मैंने पहले काव्य संग्रह लिखा, क्योंकि काव्य संग्रह के लिखने का कारण था, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मैं उसे मतलब छठी क्लास से लिखते आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि पहले मुझे ऐसी चीज पे मतलब काम करना है जिससे मैं काफी समय से जुड़ी हूँ। तो कविताओं से मैं काफी समय से जुड़ी थी। इसीलिए मैंने पहले कविता जो है मेरा अल्फाजों का सफरनामा जो आप देख पा रहे हैं, मैंने उसे पहले लाने का जब मतलब निर्णय लिया तो मैं सबसे पहले उसी को लेके आई। और फिर जब वो आ गया था तो मुझे लगा कि मैं जहां से जो नीड बनी मेरी, जो मेरा घर है, कस्बा, गांव, शहर आप कह सकते हो, राज्य कह सकते हो, तो वहां जो मैंने लड़कियों को, स्त्रियों को और यथार्थवादी जो मैंने लिखा है, मैंने बिल्कुल भी अपने उपन्यास में चीख में यथार्थवादी घटनाओं को लिखा है। क्योंकि मैंने जो देखा, मैंने बातें की लोगों से, बहुत तरह तरह की चीजें निकल के सामने आई। तो मुझे लगा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके लिए उनकी कहानी जो है वो ऐसे नहीं रह जाए। क्योंकि आप कह सकते हो कि मनु भंडारी, कृष्णा सोपती, महादेवी वर्मा को सब जान रहे हैं, है ना। और उन जिन जिन मतलब चित्र कर रहे हैं जिनका वो कहीं ना कहीं बहुत ही नॉर्मल साधारण से लोगों को चित्र कर रहे हैं। तो उनको भी उनके लेखनी के जरिए जानते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मेरे आसपास जो है उनको मैं किताब में लिख पाऊँ। तो आपका मतलब जब आपने जैसे किताब लिखने का निश्चय लिया तो आपका एक क्या था, एक क्या गोल था कि अगर मैं किताब लिख रही हूँ या पब्लिश करवा रही हूँ तो एक कुछ लोगों का होता है ऐसा, थोड़ा बिजनेस पर्पज भी, तो वो भी गलत नहीं है। कुछ लोगों का ये होता है कि मैं किताब अपनी छपवा लूँ कि मेरा एक संग्रहण हो जाए मेरे पास, कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, मेरे पास एक पूरा संग्रहण हो जाए। कुछ लोगों का होता है कि बस मैं लिख लूँ, कुछ आसपास के लोग थोड़ा जान कर लें, देख लें। कुछ लिखते हैं कि हमारे पास एक पोर्टफोलियो हो जाता है, हमारे पास एक अपने प्रोफाइल में डालने के लिए हुई कि हमने एक किताब लिखी हुई है, हमारी डिग्रीज वगैरह में काम आती है। तो आपका क्या आइडिया था किताब पब्लिश करवाने को लेके, कि आपका क्या था कि मैं किताब पब्लिश करवाना है तो मुझे क्या कारण है इसका पब्लिश करवाने का? मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसे बिजनेस चला लूं अपना या फिर मुझे पैसे मिले। मैं बिल्कुल भी इसे दिल से नहीं लिखा था, मैंने अपनी जो भी दोनों किताब की पब्लिश जो करवा रही थी तो। और मतलब मुझे बस मैंने मुक्ति बोध को पढ़ा था कविता में। गजानन माधव मुक्ति बोध, जिसका मैं आपने अगर मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊं तो मैंने वहां से पूरा कलेक्शन खरीदा हुआ है अभी, नई दिल्ली पुस्तक मेले में मैंने शेयर भी किया था। जी वो जी, मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, उनकी कुछ चंक पंक्तियां हैं आप मैं पढ़ सकते हैं। साझा करना चाहूंगा आपसे। जी जी हाँ। कि तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है वो मेरे लिए अन्न है। वो 4 पंक्तियां मैंने एक लखनऊ में मेट्रो स्टेशन पे पोस्टर में पढ़ी थी, मैंने वो पोस्टर तुरंत खरीद लिया। और वो जो पंक्तियां इतनी अच्छी लगी थी जी जी मुक्ति बोध जी की, कि उसके बाद फिर मैंने उनके बारे में बहुत थोड़ा बहुत जाना, रिसर्च किया, उनकी और चीजें पढ़ी। तो मुझे उनका एक दिखा था कि राजकमल प्रकाशन के द्वारा एक पूरा समग्र आता है उनका, जिसमें 8 किताबों का पूरा समग्र है, जिसमें उनके द्वारा लिखी हुई सारी चीजें हैं। मैं काफी सालों से, अपने 2 सालों से लगभग मैं उसे जोड़ रखा था कि इसे खरीदना है। फाइनली मैंने इस साल जाके वो खरीदा। तो मुक्ति बोध जी को मैं भी बहुत मानता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, पूरी किताबें मेरे पास उनकी हैं। और अब धीरे धीरे अब उनको और पढ़ना शुरू करूंगा। तो मुक्ति बोध जी का आप बता रही थी, तो आपका कैसा उनकी प्रेरणा मुक्ति बोध जी की आपके जीवन में रही? जब मैं मतलब अपनी जो भी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी तो मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे अंधेरे में एक कविता मतलब उन्हीं की पढ़ाई क्लास में। फिर उन्होंने उनके बारे में, उनकी जर्नी, उनका जीवन जो रहा है, परिचय उन्होंने बताया। तो उसमें मैंने देखा कि कहा गया कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, मतलब अपने जो उनकी, इवन उन्होंने कुछ कविताएं ऐसी लिखी है जहां पे उनका नाम भी नहीं है, किन्हीं और का नाम है और उन्होंने लिखा है अज्ञात लिखी है। अज्ञात लिखी है जी। तो मुझे लगा कि मतलब हम फिर इसके पर्पज से क्यों करें चीजें कि हमें कुछ मिलेगा।
तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं मैंने अपने जो भी है संग्रह करवाया, या फिर मैंने इसके लिए भी नहीं कर पाया कि मेरा एक अच्छा सा कहीं नाम होगा, मेरा रिज्यूम होगा। मैंने सब कुछ नहीं सोचा। बस मुझे लगा कि भावनाएं अंदर दब जाती है अगर वो शब्द में ना आ पाए तो, और मैं वो दबने देना नहीं चाहती थी। और मुझे लगता था कि मैं जो भी लिख पाऊं, लोग पढ़ें, प्रेरित हो, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। और 10 लोग भी उस चीज को समझ पा रहे हैं, 5 लोग भी समझ पा रहे हैं, तो मेरा सार्थक हुआ लिखना। मैं इसलिए लिखी थी। तो फिर जब आपकी किताब पब्लिश हुई तो आपका मतलब आसपास के लोगों का क्या फीडबैक आपकी किताबों को लेके रहा, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगी? हाँ जी, पहले तो मुझे, मैं जैसे जिस घर से आती हूँ, वहाँ परिवार से या फिर समाज से आप कह सकते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि किताबें भी छपती है, या फिर कितने लोगों को तो पता भी नहीं है कि आप लिखते भी हो, या फिर आप उसे मतलब कहीं सुनाते भी हो, कुछ नहीं पता है। लेकिन जब मैंने लिखा तो मेरे घर में मेरे भाइयों की बहुत अच्छा मतलब उनको अच्छा लगा, मेरे भाई लोग को मुझ पे प्राउड फील हुआ, गर्व हुआ महसूस, मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगा। और मेरे परिवार में बहुत कुछ ऐसे सदस्य हैं, मेरी बहन जो और एक मेरे भैया हैं, उन्होंने बोला था कि लाइक बहुत अच्छा, और मैं चाहूंगा कि तुम जीवन में ऐसे काम करो जो मतलब हम लोगों को और समाज को उन्नति की ओर ले जाए। तो और मेरे जितने भी परिवार थे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, मतलब बहुत ही सहयोग किया। इवन कुछ लोगों ने तो मेरी किताबें खरीदी, शौक से खरीदी। उन्होंने मतलब अमेजन से खरीदी सारी किताबें, मेरी 100 प्रतियां भी बिकी शुरुआती दौर में। और मेरे जो शिक्षक हैं वो लोग भी बहुत ही सराहे मुझे। अनुराधा मैम, जिसका मैं नाम लेती हूँ, मैं बोलूंगी दिल्ली में अगर कोई शिक्षक सच में मुझे सबसे ज्यादा मतलब मेरे जीवन को ढाल पाया है तो वो वही है। और उन्होंने मुझे काफी अपने एक बच्चे की तरह रखा है और एक बेटी की तरह वो मानती हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया मुझे किताब को लेके, बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी इस किताब को देख के। तो ये रहा था जो सबका नजरिया था उसे छपने के बाद। तो ये चीख जो किताब आपकी आर्टिकल्स की है, तो इसका मतलब इसमें काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सीरियस टॉपिक्स पे आपने आर्टिकल्स लिखे हुए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्त्रियों के हक में काफी आर्टिकल लिखे हुए हैं। स्त्रियों के साथ जो समस्या है उसके पे काफी आर्टिकल है, जैसे बलात्कार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, शिक्षा, तलाक, कामकाज, मॉडलिंग, एक्ट्रेस, इन सभी चीजों के ऊपर काजल जी ने लिखा हुआ है अपने इस आर्टिकल्स में। तो इसमें से सबसे पहला आर्टिकल कौन सा था, आपने कब लिखा हुआ था? सबसे पहला आर्टिकल आप देखते हैं, मुझे लगता है कि वो घरेलू हिंसा ही होगा। अच्छा। जैसे मैंने मतलब मैं बोल दी आपको, वो मेरे जहन में जिंदा रहेगा ताऊ जब तक मैं रहूंगी। मतलब कि मुझे लगा कि उससे ही शुरू करूं, और मैंने इसलिए उसी को सबसे पहले लिखा था। घरेलू हिंसा लिखा हुआ था। तो जी इसी के साथ साथ आपने एक आर्टिकल में दो आर्टिकल्स जो आपके मैं इसमें देख पा रहा हूँ, मॉडलिंग और एक्ट्रेस को भी लेके, तो इनको मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप मतलब इनमें क्या लिखा है, इन चीजों को लेके क्या आपके व्यूज रहे हैं, क्या आपने इसमें लिखा है, आप कुछ दिखाना चाहेंगे? यार, देखिए मैं मुझे लगता है कि जैसे कि हम समस्याओं की बात करते हैं, आपने भी मुझे प्रश्न किया कि क्या क्या समस्याएं मुझे मतलब पुराने दौर में झेलना पड़ा कहीं जाने के लिए, या फिर अपने पढ़ाई को करने के लिए, या फिर कुछ नए काम करने के लिए। लेकिन हम समाधान के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बहुत ही वाक्य लिखा है, वो सबके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो है ही, कि हर एक समस्या का समाधान है। तो जब मैं ये आर्टिकल लिख रही थी, जब मैं ये अपना चीख लिख रही थी उपन्यास, तो मुझे लगता था कि मैं बस समस्याओं को मत लिखूं। मैंने घरेलू हिंसा देखा है, मैंने दहेज प्रथा देखा है, मैंने भ्रूण हत्या देखा है, मैंने सब देखा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका समाधान नहीं होगा। इसका समाधान है, हमसे है, आपसे है, और समाज से है, समाज की सोच से है। तो मैंने इसलिए मॉडलिंग और एट्रिक्स को इसलिए लिखा, क्योंकि आज भी देखिए आप एक मतलब घर में अगर कोई मतलब अपने ही घर की बात करती हूँ मैं, मेरी एक बहन है, वो काफी मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सुंदर है, भगवान ने इस तरह से बनाया है। लेकिन अगर वो ऐसा उसके मन में भी ऐसी चीजें है कि वो करे मॉडलिंग, मतलब वो चाहती थी कि मॉडलिंग बने, मॉडल बने, लेकिन बिल्कुल ही मेरे घर में उसे कभी भी इसके लिए अच्छा नहीं देखा गया, अच्छे नजरिए से नहीं देखा गया। मेरे परिवार भी इसके बहुत ही खिलाफ रहे हैं कि वो नहीं कर सकती है, उसने फिर छोड़ दिया। पर मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, सपने होने चाहिए, चाहे वो एक्ट्रेस बने, मॉडल बने, या फिर छोटे घर से आए, बड़े घर से आए, समाज से आए, कस्बे से आए, शहर से आए, या फिर बड़े शहर से आए, सपने देखने की जरूरत सबको है मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने ये लिखा था दोनों को, ताकि लोग पढ़े और समझे कि ये कोई गलत चीज नहीं है। ये एक पेश मतलब एक अपना एक जीवन में। अच्छे पेशे के रूप में इसे भी देखा जाए, जैसे बाकी पेशों को में आप देखते हैं, जी तो इस हाँ। तरीके का आपका वो था उद्देश्य कि लिखा जाए। जी हाँ। इसमें आपने जैसे समाधान भी काफी कुछ लिखे हुए हैं, तो आपको समाधान से मुझे लगता है कि जब आप आईएएस बनेंगी, मानते हैं कि आप बनेंगी, आई तो विश। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की समस्याओं को आपने निकाला है, हाँ। एक आईएएस के तौर पे आप उन समाधानों में क्या क्या समाधानों को आप कर सकती हैं इम्प्लीमेंट, आपको लगता है एक बदलाव लाने के तौर पर?
हाँ, पहली बात तो बहुत धन्यवाद आपका। आपने बोला कि मैं मतलब अगर आईएएस बनती हूँ तो मैं मतलब क्या कर पाऊंगी जीवन में, और या फिर जो मैंने लिखा है तो मैं उन समस्याओं का समाधान कैसे करूंगी। तो सच में मैं कहूँ तो अगर एक सिस्टम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम सिस्टम में रहते हैं तभी हम सिस्टम को बदल सकते हैं। तो यही है कि अगर मैं बनती हूँ तो मैं शौक से, मैंने जिस पे इतना मतलब लिखा है या फिर जिस चीजों को इतना जिया है, मैं उस पे काम करूंगी। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मैं मतलब सिस्टम में आऊं और मैं सिस्टम को चेंज कर पाऊं। वही चेंज के लिए हम कुछ नीतियां जानना चाहते हैं जो आपको लगता है स्त्रियों के हक में या बेटियों के हक में हुआ, या जैसा कि आपने नए जैसे जॉब्स वगैरह को लेके कहा, तो आपको क्या लगता है कि क्या नीतियां आप ला सकती हैं या क्या आप ऐसे चीजें अपना सकती हैं समाज में स्त्रियों के हक में? तो कुछ ऐसी नीतियां जो आपके मन में होंगी कि हाँ, हमें ये चीज लानी चाहिए, ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए समाज जी में। मैं कहूंगी कि मतलब आपने नीतियों की बात की है, तो मैंने ये आज आपने एक सार्थक रूप से प्रश्न पूछा है प्रोफेशनली, जैसे कि बात विचार हो रहा है हमारा तब पूछ रहे हो। लेकिन ये सारी बातें मैं हूँ और मेरी एक दोस्त बनी विशाखा नाम है उसका। वो मुझे मास्टर में मिली हॉस्टल में, राजीव गांधी हॉस्टल, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे हम दोनों। और वो मेरी काफी बेहतरीन मित्र है और हमेशा रहेगी। और वो बहुत ही मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उसका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनना। तो हम दोनों ऐसी बात करते हैं। तो नीतियां की अगर हम बात करें तो हम, मुझे लगता है कि पहले तो मैं बिल्कुल ही जो ग्राउंड फ्लोर जाके काम होता है, मतलब मैं उसमें विश्वास रखती हूँ कि मैं खुद गांव शहर हर जगह जाऊं और हर जगह देखूं कि समस्या क्या है। मतलब कि अगर स्लम के बच्चे जो हैं वो मुझे बहुत मतलब आकर्षित करते हैं कि वो कैसे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। या फिर जो अगर बिहार की बात अगर हम करें तो 17-18 के साल 16 साल की लड़कियों का शादी हो जाता है। मैं ये सारे चीजों के लिए काम करूंगी। मैं ऐसे कुछ नियम कानून चाहूंगी कि सरकार बदलाव करे। सरकार अपने संविधान में, अपनी चीजों में, हर चीज में चाहे तो बदलाव करे। लेकिन एक ऐसा है कि मतलब बनना चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए, जैसे नीतियां आनी चाहिए जिसमें लड़कियों के हित में काम करना जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर मैरिज शादी से हो, भ्रूण हत्या से, घरेलू हिंसा हो, कुछ भी हो। बस बोलने में विश्वास नहीं रखना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी नीतियां लेके आऊंगी जिससे करके ये सारी चीजें समाज में कम हो सके। मैं तो यही कोशिश करूँ। जैसे कि आप खुद भी एक लेखिका है, तो आपको क्या लगता है कि जो लिटरेचर या हिंदी के समाज में लिख के इस पूरे फील्ड में आपको क्या लगता है कि स्त्रियों का कितना योगदान रहा है और किस तरीके से स्त्रियां उभर के आ रही हैं इस फील्ड में? क्योंकि मैं काफी सारी जो हमारे मित्र हैं, जो लेखक मित्र हैं, उनमें काफी सारी स्त्रियां हैं, तो काफी सारी लेखिकाएं हैं। जैसे कि हमने पहला इंटरव्यू भी लिया, तो ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम एक लेखिका का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों का योगदान भी बराबर रहे, कि किसी का भी कम या ज्यादा ना हो। मैं किसी को भी ज्यादा या कम कहने के तौर पे नहीं रहता, मैं मानता हूँ कि आपका योगदान बराबर होना चाहिए। अब बराबर का मतलब ये नहीं कि किसी और एक का योगदान कम है या हम कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं। हमें साथ उठ के आना चाहिए, एक स्त्री या एक पुरुष दोनों के तौर पे, चाहे वो लेखक की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे आप हिंदी की बात करें या चाहे आप और भी भविष्य की बात करें, नीतियों की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि आजकल योगदान क्या स्त्रियों का एक मौका मिल पा रहा है लिखने के तौर पे, या जिस तरीके का समाज में हिंदी को लेके चल पा रहे, क्या उन्हें एक मौका मिल पा रहा है? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि देखिए, मौका की अगर बात करें तो मौका मिलता नहीं, मौका बनाना पड़ता है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि अगर समाज में देखें तो मौका, देखिए दूसरी चीज ये भी कहूंगी कि परिवार और घर वाले या फिर आसपास के जो भी समाज में है, मैं तो कहूंगी जो भी बढ़ना चाहता है आपके आसपास उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आप किसी का थोड़ा भी योगदान दे पा रहे हैं जीवन में तो दीजिए। तो मुझे लगता है कि मतलब लेखिकाएं जो है या फिर कवित्री या फिर उपन्यासकार जो आज उभर कर आ रही है समाज में, तो उनका जो भी है मतलब लिटरेचर के प्रति बहुत ही रुझान है। और कुछ कुछ लेखिकाएं तो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आज के दौर में मैं देखूं तो मैंने अपने कुछ कुछ दोस्तों को भी लिखते हुए देखा है, कविताएं लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं। जिसमें एक दो दोस्त मेरे जो है जो मुझे काफी प्रेरित करती है उनकी कविताएं। वो एक वंदना है, वो काफी अच्छा लिखती है, जो मुझे प्रेरित करती है कि मैं और अच्छा लिख सकूं। तो ऐसे से मेरे बहुत सारे मित्र हैं। और आज के समय में बहुत ही मुझे लगता है कि जो मनु भंडारी, महादेवी वर्मा या फिर कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, इन्होंने जो छोड़ा है उस धरोहर को अगर सच में बचाना है तो इसके लिए आज कोई नया महादेवी वर्मा जन्म ले या फिर कोई मनु भंडारी जन्म ले या फिर कोई उषा प्रियमदा बने, बहुत बेहद जरूरी है आज की। ये जरूर है, क्योंकि हमारे पुराने समय में क्योंकि लेखकों का एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर आप लेखक में देखेंगे, अगर आप हिंदी साहित्य में देखेंगे, तो जैसा कि महादेवी वर्मा जी का उन्होंने नाम बताया, मनु भंडारी जी का नाम बताया, तो काफी समय तक। पर आज के समय में हम मुझे नहीं लगता कि हम उतना देख पा रहे हैं कि हम लिटरेचर में उतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं
लिखने के चीज में। तो हम चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़कर आए, आप आगे से आगे ज्यादा हिंदी के ऊपर लिखने की कोशिश करें। और आगे हम खुद भी एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम लेखकों को बता सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। अगर आप लिखते हैं और आप नहीं जानते कि इस चीज में पब्लिशिंग के लिए या आपको लिखने में अपनी किताब पब्लिश करवाने में कोई हेल्प चाहिए, तो हम उस चीज को लेके भी एक श्रृंखला शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें हम लेखकों को आगे बढ़ सकें। फिलहाल अभी हमारी जो श्रृंखला ये है जिसमें लेखकों से वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसी तरीके की हम लेखकों को और आगे बढ़ के लेके आ सके। क्योंकि मैं बाकी साहित्य के तौर पे हिंदी के साहित्य में, हिंदी में काफी काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा जो एक सभ्यता है ये कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ी हुई है, यही चीज है ये हमें जोड़े रखी है और यही चीज हमें आगे बढ़ाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम लिखने के ऊपर काम करें अपने, क्योंकि आप लिखते हैं, कोई पढ़ता है, फिर वो भी पढ़ते हैं, फिर वो भी लिखते हैं, इसी तरीके की सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं और ज्यादा से अच्छी चीजों को पास कर सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लेखकों का इंटरव्यू लेंगे, पर हमारा जो लेखकों को इंटरव्यू लेने का क्राइटेरिया रहेगा, हम ऐसे लेखकों के साथ बातचीत करेंगे जो वाकई कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो वाकई समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जो वाकई कुछ बदलाव के लिए, जिस तरीके से काजल जी ने लिखी हुई है, अपने चीख में लिख रखी हैं, काफी सारे आर्टिकल स्त्रियों के हित में लिख रखे हैं, जो बहुत सारी समस्याएं, तो वाकई ये समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं। ये उन क्वेश्चंस को रेज करती है, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी रेज करती है। उन्होंने अपने इसमें निष्कर्ष और समाधान भी लिख रखा है, तो दोनों चीजों को सामने लेके आती हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे और भी लेखक उभर कर आए और भी समस्याओं के ऊपर बात करें, उसके ऊपर लिखें, अपना खुद विचार प्रस्तुत करें, अपने समाधान प्रस्तुत करें। तो हम ऐसे लेखकों को इनकरेज करना चाहेंगे, हम बिल्कुल उनका ऐसा प्रोत्साहन करना चाहेंगे और हम उनकी मदद भी करना चाहेंगे कि आप आगे बढ़कर आए और लिखें। जी। तो आपकी सबसे फेवरेट राइटर मेरे ख्याल से महादेवी वर्मा जी ही होंगी। हाँ, मनु भंडारी और महादेवी वर्मा दोनों हैं। तो उनकी कोई एक बहुत जैसे आपने कब इन्हें पहली बार पढ़ा था लोगों को? हाँ, मैंने इन दोनों को मतलब पढ़ा था। सबसे पहले तो मैंने मनु भंडारी जी को, महादेवी वर्मा को मैंने 12वीं कक्षा में पढ़ा था। उनकी मैंने एक भक्तिन करके कहानी संग्रह है, वो पढ़ा था। और अगर मैं मनु भंडारी की बात करूँ तो उन्होंने सबसे पहले, मैं अपने बीए में पढ़ा था, बीए ऑनर्स में हिंदी कर रही थी, तो मैंने पढ़ा था उनका आपका बंटी, एक उनका उपन्यास है। हाँ। वो कहती है उसमें कि मुझे उनकी एक लाइन है, कुछ पंक्तियां हैं उसमें, लास्ट में अंत में वो कहती हैं कि खुद को खत्म करने से बेहतर है रिश्ते को खत्म कर दो। तो मैं सिर्फ गलत जगह में नहीं लेके जा रही, गलत दिशा में। इसका मान ये नहीं है कि अपने रिश्तों को छोड़ दीजिए, रिश्ते ही हमें आगे जीवन जीने का दशा देते हैं। पर ऐसे रिश्ते भी नहीं जो आपको बांध के रखिए, या फिर वो खत्म करे हुए मजबूर कर दे। ये भी नहीं, रिश्ते जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये समाज के जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बिल्कुल अकेला हो जाओ या बिल्कुल ही आप समाज में हो जाओ, या ऐसा होता है, दो चीजें हो जाती है, लोग बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं कि या तो हम सब कुछ छोड़ ही देंगे या फिर हम अपना सपने छोड़ देंगे उसी सब कुछ के लिए। तो उन दोनों से बढ़कर भी आप चीजें बीच में भी हो सकते हैं। आपको दोनों चीजों को साथ लेके चलना रहेगा, आपको अपने सपने भी साथ लेके चलने रहेंगे, अपने समाज को भी साथ लेके चलना रहेगा, उन रिश्तों को भी साथ लेके चलना रहेगा जो आपको बांध रहे हैं, और उन रिश्तों को उतना भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप कुछ ना कर पाए। उन दोनों चीजों को आपको मेंटेन करके चलना, सामंजस्य बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेके हो। आपका अकेला रहना भी बुरा है और आपका बहुत लोगों के बीच में रहना भी बुरा है, दोनों चीजें बराबर बुरी हैं। तो बीच में सामंजस्य होना जरूरी है। एक किसी चीज पे एक मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि अकेले रहना बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरा है कि भीड़ में किसी का हाथ थामे हुए भी खो जाना। तो ये जो चीज है, ये इसका यही सार है एक तरीके से कि आप हाथ थामे रहे लोगों का, पर खोए मत। और ऐसे भी नहीं कि आप फिर खुद को जान ही ना पाए कि आप इस भीड़ में किसी का हाथ थामे हुए तो आप अपने रास्ते भी ना हो पाए। ऐसे रास्तों को आपको नहीं करना चाहिए और अपना कोशिश करना चाहिए अपने रास्ते। दूसरों के साथ थामे हुए भी आपको अपने रास्ते करने का पूरा हक होना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ आपको अपने हाथ रास्ते बनाने चाहिए कि जो आपके रास्ते में रुकावट ना हो। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, जो कि मेरा मानना है। शायद आपको कोई बातें ऐसी होगी जो आपको ना शायद अच्छी लगे, बट ये मेरा मानना है। ये एक बड़ा संवाद है, मैं बड़ा हूँ तो मेरा संवाद तो यही है कि मैं इसी तरीके से कहूंगा। इसी के साथ साथ हमने आपकी कविताओं में लक्ष्मीबाई जी का, गांधी जी का, स्वतंत्रता को लेकर आए, देश को लेके, तो आप लक्ष्मीबाई जी से किस तरीके से प्रेरित होती हैं? लक्ष्मीबाई, मैं कहूंगी कि मैं कोई मतलब ये नहीं है कि तलवार लेके आ जाऊंगी, पर मेरा विचार जो है ना, मैं चाहती हूँ तलवार से ज्यादा घातक हो। क्योंकि कहा जाता है तलवार और कलम दोनों बहुत ही जरूरी है, मतलब समाज के लिए। तलवार उस परिप्रेक्ष्य में जरूरी है जब आपको लगता है कि आप कलम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कलम से कुछ नहीं कर पाएंगे तो हो ही नहीं सकता। कलम तो एक तलवार और हथियार का काम करता है। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीबाई जो है वो एक बहुत बड़ी योद्धा रही है। उनसे मैं क्या, पूरी स्त्रियां या फिर पूरा समाज, स्त्री समाज प्रेरित होता है, और वो काफी मतलब बहुत अच्छी रही है। तो मुझे वो काफी प्रेरित करती हैं
और मैं उनका बहुत सी चीजें ढालने की कोशिश करती हूँ अपने अंदर, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो जिस तरीके से आपने कलम और तलवार को लेके लिखा है, मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, मतलब मैं उसे अच्छा नहीं कहूंगा, मैंने कविता लिखी थी, अच्छा तो आप तय करते हैं। मुझे वो बड़ी कविता पसंद है, मैं आपको एक पल को पढ़ के सुनाता हूँ अपनी किताब से जी जी। कि यदि कलम से आज है मेरा तो शमशीरों से शायद मेरा कल होगा, कभी विचार विमर्श से तो कभी संघर्ष से मेरी समस्याओं का हल होगा। तो ये उस चीज को लेके है कि जरूरी नहीं कि हर जगह कलम से ही आप का निकले, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह आप तलवार भी उठाएं। उठाएं। कई जगह आपको तलवारें भी उठानी पड़ती है, कई जगह आपको कलम से भी करना पड़ता है संघर्ष। लिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना लड़ना होता है। लड़ना और लिखना दोनों एक ही चीजों के दोनों पहलू हैं। तो वो दोनों चीजें होना भी बहुत जरूरी है, साथ में उनका संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हम अपनी और भी चीजों पर बातचीत कर रहे थे। अ, इसमें आपका एक शिक्षा को लेके था, लड़कियों की शिक्षा को लेके आपने आर्टिकल लिखा हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि अब शिक्षा के मामले में लड़कियों को उतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उतने लड़कियां आगे निकल के आ रही हैं? तो आपको लगता है कि अब तो चीजें बदल गई हैं जी थोड़ी बहुत? हाँ। थोड़ी बहुत नहीं, मैं कहूंगी कि बहुत हद तक चीजें बदली है। अब देखिए, मैं ही एक ऐसे शहर से आती हूँ और इतने बड़े शहर में रह रही हूँ, शिक्षा के लिए ही रह रही हूँ। तो चीजें तो बदली है, मैं ये नहीं कहूंगी। लोग अब बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। परिवर्तन माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे के जीवन में। और अच्छी बात है कि वो ये समझ पा रहे हैं कि परिवर्तन लड़कियों को भी बाहर भेज के होता है, लड़कों को भी, दोनों को इक्वली, मतलब एक तरह से देख पा रहे हैं। तो मैं शिक्षा के लिए इसलिए लिखी थी क्योंकि शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि कोई अच्छे पद पाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी बहुत जरूरी है शिक्षा। एक मैं आपकी चीज पढ़ रहा था, बायो पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि आपको फुटबॉल का भी बड़ा शौक है। जी तो आपने फुटबॉल कभी खेला है? हाँ हाँ। मतलब कॉलेज में खेला या फिर घर पे? स्कूल टाइम से बहुत खेल रखा है। मतलब स्कूल टाइम में मेरे कबड्डी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन, ये सारे बहुत मुझे रुझान करते थे। और एक बार मैं ज्यादा करना चाहूंगी, एक बार ऐसा था कि मतलब स्टेट लेवल, मैं कहूंगी राज्य स्तरीय पे मैंने कबड्डी भी खेल रखा है अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार ऐसा था, एक थोड़ा सा वो एक इंसिडेंट है, वो साझा करना चाहूंगी कि महत्वपूर्ण है। मैं पहले बोर्डिंग स्कूल, जब मैं अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय क्या हुआ था कि कबड्डी में मेरी एक दोस्त थी सोनाली, और वो मेरी काफी अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई है और आगे भी रहेगी, मतलब वो भगवान की दया से, क्योंकि वो मेरी बहन की जैसी है। उसने भी मुझे काफी प्रेरित किया है हर जीवन में। मैंने बोला था आपको कि मेरे जीवन में दोस्तों, शिक्षक, माता पिता और भाई और पूरे परिवार का योगदान रहा है। तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे, मतलब फुटबॉल, जब हम साथ में कबड्डी खेल रहे थे, और मुझे ऐसे ही, आपको पता है कि खेल में चोटें लगना वो तो मतलब आम बात सामान्य है, है। धक्का लगना आम बात है। मेरे सर पे एक गहरी चोट आ गई थी, तो मेरे पापा को भी पता चल गया था। तो इसके बाद उन्होंने बहुत ही मुझे, मतलब होता है एक माँ बाप का अपना बच्चों के प्रति लगाव, कि उसे कुछ ज्यादा दिक्कत ना आए किसी चीज में, चाहे कि मतलब वो ना हो। तो उस टाइम से मैंने खेलना थोड़ा रोक दिया, क्योंकि मेरे पापा को लगता था कि कहीं मुझे मेरे सर में या फिर मेरे पैर में ऐसी कुछ गंभीर चोट ना आ जाए जिसे मुझे उभरना मुश्किल है। तो हाँ, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी खामी है, मैं मानूंगा। और इस चीज को मैं पूरी तरीके से पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हम स्त्रियों को खेल में उतना आगे नहीं बढ़ने देते जी कि भविष्य में कोई चोट लग गई या कोई ऐसी बात होगी। तो हाँ ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बेतुकी हाँ। बात ही रहेगी लेकिन अब मैं कि आप स्त्रियों को आगे ना बढ़ने दें। जी, अब यहाँ जब से कॉलेज में आ गई, तो फिर मैंने सब में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। प्रतिभागी में, खेल में हो या फिर कोई भी मतलब संगीत से हो चीजें, जब मैं उससे बहुत जुड़ी हुई हूँ संगीत से, तो मैं उसमें भी हर जगह अब लेना शुरू कर, मतलब अब जो भी चाहती हूँ मैं अपने तरीके से कर रही हूँ, और मेरे घर वाले से बहुत खुश है। इस बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। एक और सवाल है, तो जैसे आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और अभी यूपीएससी को लेके देश में जिस तरीके का माहौल है, काफी लोग वो कहने लगे हैं इस बात को लेके कि आपको जो तैयारियां हो रही हैं, मतलब यूपीएससी को लेके जो प्रिपरेशन है, उसके लिए इतना समय देना उतना व्यर्थ नहीं है, या फिर आप उतना मेहनत करना उतना जरूरी नहीं है? तो क्या आपको इस बात में लगता है कि यूपीएससी का जिस तरीके का माहौल है देश में, जिस तरीके का यूपीएससी को लेके एक यूपीएससी करवाने का तरीका है, जो सिलेबस है, इतना पढ़ना, ये यूपीएससी के लिए 3-4 साल अपने देना, तो क्या आपको ये लगता है कि सही है, या कुछ चीजें बदलाव होनी चाहिए यूपीएससी को लेके? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपने दिल से चीजों को चाहत जो होता है ना, दिल से होता है। आपको कुछ कोई भी चीज चाहिए, उसके लिए मेहनत संघर्ष करना ही पड़ेगा, या फिर वो छोटी सी चीज हो या बहुत बड़ी चीज हो। तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी हम सरकारी ऐसे नौकरी के लिए जब हम तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया या फिर चाहे वो कोई भी जॉब हो गया, तो उसमें बहुत ही संघर्ष और त्याग और मेहनत की जरूरत होती है, लगन की जरूरत होती है। यूपीएससी का एक अपना नजरिया है, अपना एक पैटर्न है, उसको फॉलो कर रहा है।
उसका वो निर्धारित करके रखा है कि 1 साल में एग्जाम होंगे, 1 साल तक एग्जाम होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपने जगह पे बिल्कुल ही संस्था जो काम कर रही है वो सही है। बदलाव हमें अपने अंदर लाना होता है कि हम उसके लायक हैं या नहीं, या फिर अगर हम हैं तो हमें जरूर मिलेगी, चाहे आज मिले या फिर देर से मिले। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी का आपने जो राइट बोला मेरे से, तो व्यर्थ कुछ भी नहीं है। अगर मैं अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर मैंने सोचा है बनने के लिए, तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो 4 साल लगे, 5 साल लगे, मुझे वो चाहिए तो फिर वो मुझे चाहिए। ये वाला है। तो यूपीएससी को लेके एस्पिरेंट जो सीरीज बनी थी आपने देखी है, मतलब आप मूवी सीरीज में हाँ, देखी? देखा है मैंने जी तो जी। आपको कैसा लगता है कि वो सीरीज में जितनी चीजें दिखाई गई हैं, जो संघर्ष दिखाया गया है या जो सब चीजें दिखाई गई हैं, तो क्या लगता है कि कितना आपकी यूपीएससी जिंदगी से रिलेटेड बनी है वो सीरीज? वो कितनी चीजें इसमें मुझे सही है? लगता है वो रिलेटेड है, बिल्कुल ही रिलेटेड है वो। मतलब जिस तरह से आपने देखा होगा उसमें जो लड़का रहता है संदीप, वो किस तरह से मतलब लाइक संघर्ष को जीता है। वो उसको लगता है कभी कभी कि वो छोड़ दे। तो ऐसे हमारे दिन में, हमारे जीवन में चीजें आती है, हमें लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम गलत समय तो नहीं दे रहे हैं, हम आगे क्या कर पाएंगे अगर नहीं हुआ तो। बहुत सारे प्रश्न आगे होते हैं, लेकिन फिर एक प्रश्न ऐसा आता है कि आपने ये सोचा ही क्यों, मतलब आपने क्यों सोचा? अगर आपको ये चाहिए तो फिर आप ये सारे क्यों सोच रहे हैं? तो फिर ये प्रश्न सारे धुंधले होते हैं और फिर आगे आप बढ़ने लगते हैं। तो सीरीज जो बनी है वो बहुत ही हमें हमें खास करके जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ही मोटिवेट कर रही है, अगर वो सही दिशा में ले रहे हैं। चाहे वो 12th फेल मूवी हो गया मनोज सर का, जो अभी आपने देखा होगा, श्रद्धा का उसमें वो योगदान देखिए। तो उसे आपने मतलब देखा होगा कि उसमें किस तरह से रिलेशनशिप काम करता है जीवन में। तो हर किसी का दो पहलू है, एक अच्छे वे में, एक बुरे वे में। आप अब किस तरह से ले रहे हैं वो आप पे निर्धारित है, और आप किस तरह से लोगों से घिरे हुए हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, ये भी निर्धारित होता है। तो मैं कहूंगी कि वेब सीरीज हो गया ये सब खराब नहीं है, लेकिन हाँ, हम किस तरह से देख रहे हैं ये हम पे ये तो हमारे नजरिए के ऊपर ही है नजरियों के कि ऊपर हम है। उसे किस तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि सिनेमा में हर तरीके की चीजें दिखाई जाती जी हैं। जी। ये आपकी सोच के ऊपर है, आप उस चीज को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, किस तरीके से उसको समझ रहे हैं और किस तरीके से उस चीज को अपना रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आपके विवेक के ऊपर है कहीं ना कहीं, जी कि आप का ये विवेक होना चाहिए कि ये जो चीज इसमें दिखाई जा रही है वो सही है या वो गलत है। कई बार ऐसा होता है, मैंने ये चीज काफी नोटिस की, मैं मूवीज वगैरह देखता जी कि जी। कोई चीज मूवी सिनेमा में दिखाई जाती है उसे गलत ही दिखाया जाता है, लेकिन वो उसमें दिखाई गई है तो हम मान लेते कि वो चीज बहुत सही है, हम उसे करते, जबकि है वो गलत ही, उसे गलत ही वे में दिखाया गया लेकिन हम उसे सही मान लेते। तो इस मामले में आपका विवेक का कार्य होना बहुत जरूरी है कि आपका विवेक हो, और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि आपको किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए। जी आप किताबों को जितना ज्यादा पढ़ते हैं आपका विवेक उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करता है, आप उतने ज्यादा अच्छे तरीके से सभी पहलुओं को समझ पाते हैं और इस चीज को समझ पाते हैं कि आप जो चीज देख रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट कर रही है समाज पे, क्या वो सही है क्या वो गलत है। तो ये क्योंकि मैं बचपन से किताबें पढ़ता हूँ, लगभग 5वीं 6वीं से, जब मैं जवान नवोदय विद्यालय में था तो मैंने किताबों बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी है। तो उसका एक काफी बड़ा योगदान था कि आपने जो कुछ भी उन किताबों का योगदान रहा। क्योंकि मूवी सिनेमा देखना तो मैंने लगभग ये 9वीं 10वीं के बाद से शुरू किया था, बट किताबों का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत कुछ सीखा, तो जिस वजह से मैं आज लिख पाया हूँ, आज मैं भी लेखक बन पाया हूँ। इसी के साथ साथ एक एस्पिरेंट सीजन में एक चीज और थी, जैसे धैर्य जो कैरेक्टर है उसमें उनका जी। फिक्स था कि अगर हाँ हाँ। यूपीएससी निकले चाहे ना निकले, हमें एनजीओ में काम करना है, हमें बच्चों के लिए काम करना है, ड्रग्स वगैरह। तो जी आपका ऐसा क्या गोल है कि मुझे यही काम करना है, नो मैटर वॉट कि मैं किस फील्ड के थ्रू जी कर रही जी। हूँ, बट मुझे ये काम करना है। तो वो आपका गोल क्या है कि करने का? हाँ, मेरा गोल यही है कि मुझे मतलब जरूरी नहीं है कि मैं मतलब यही करूं कि यूपीएससी में निकालूं तभी मैं समाज देश के लिए कर सकती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था शुरुआती में कि आपको अगर देश के लिए कार्य करना है तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आज देश में जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कोई किसी भी पैसे में हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है वो भी योगदान दे रहा है, कोई बच्चा है वो कुछ काम कर रहा है वो भी योगदान दे रहा है। तो मेरा जरूरी नहीं है कि मैं यूपीएससी ही क्रैक करूं तो मैं समाज में बदलाव लाऊंगी या फिर देश में मैं बदलाव लाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं जो मैंने आपको बोला है कि मैं समाज और देश के लिए ही काम करना चाहती हूँ, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन में रहूँ। तो किस क्षेत्र में आप मानते हैं कि समाज या देश के किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप मानना चाहते हैं कि आप काम करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि अगर मैं खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता है तो मैं फिर एक लेक्चरर या मतलब शिक्षिका बनना चाहूंगी, ताकि हो सकता है आने वाले कितने यूथ है जो वो बन सके। मैं ये ये चाहूंगी। अच्छी बात है, मतलब शिक्षिका का तो आजकल मतलब जरूरी है एक लेक्चरर के रूप में। आप ये जो आपने पढ़ा, जो आप जानते हैं उन चीजों को आगे प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि जी मतलब मैं ये चीज शायद लोगों को बुरी लगे, मैं बोलता हूँ तो चीजें मैं मानता हूँ कि मेरी काफी चीजें बुरी भी लग सकती है थोड़ी, क्योंकि शिक्षकों को लेके आजकल जिस तरीके का सरकारी नौकरी है शिक्षकों को लेके जी जी। माहौल हो रखा है ना, कि लोग कहते हैं, जैसे प्राइवेट टीचर में लोग ये कहते हैं, मैंने खुद भी ये चीज सुनी है कि जब कुछ नहीं बन पाते हैं तो चलो टीचिंग ही शुरू कर देते हैं। या सरकारी नौकरी में टीचरों को लेके होता है कि छुट्टियां मिल जाती हैं आराम से, जी ज्यादा मेहनत नहीं होती, कभी गए स्कूल कभी नहीं गए।
तो इस तरीके के शिक्षकों की हमें जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके के शिक्षकों की जरूरत है जो किसी भी देश में पढ़ाने को और अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखें। जो शिक्षक इसलिए ना बने कि हमें पैसा मिलेगा, वो शिक्षक इसलिए बने ताकि हम अपने ज्ञान को आगे दे सकें। आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको एक बतौर एक सम्मानित रूप से आपका जो भी धनराशि जो भी आपका वो होता है वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप धनराशि के लिए कार्य मत कीजिए, क्योंकि फिर आप उस कार्य को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर शिक्षकों के लिए भी स्पेशल यही बात है, आप शिक्षक बनिए क्योंकि आपको पढ़ाना पसंद है। मेरी मम्मी एक टीचर है, इंग्लिश टीचर नहीं है, उनका मेन गोल यही था, बहुत अच्छी बात है। पैसा बहुत दूर की बात है, उनका मेन गोल यही था कि उन्हें बच्चों के बीच रहना, उन्हें बच्चों को अच्छा पढ़ाना, लगता है। उन्हें जी, जी। बच्चों को सिखाना पसंद है। वाह। तो वो ऐसा नहीं था कि उन्हें हमेशा पैसे की था, क्योंकि पैसा मिले उतना नहीं मिले, लेकिन कम से कम बच्चों के बीच रहें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को नई नई चीजें बताएं। वो इंग्लिश की टीचर रही, प्राइमरी टीचर भी रही और इंग्लिश से भी उन्होंने एमए किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो उसमें उन्होंने जिस तरीके, तो इसलिए मैं मानूं क्योंकि वो टीचर रही है, मेरे पिताजी खुद भी एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है। ओके। तो काफी योगदान रहा मेरी फैमिली का, तो काफी एजुकेटेड फैमिली रही, तो उस समझ वजह रही से हूँ। मैं निकल पाया। हाँ। तो माँ का जैसा आपका योगदान है, हमारी भी माँ का योगदान रहा, क्योंकि वो टीचर नहीं है, जी, जी। तो उन्होंने हमेशा पढ़ाई को लेके फोकस रहा बहुत और अच्छी। हमने काफी कुछ पढ़ा, तो हम जितना पढ़ पाए उस वजह से हम यहाँ आ पाए। तो वही मैं चाहता हूँ कि टीचर ऐसे हों जो आपको वाकई आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, प्रेरित करें जी। आपको आगे ज्ञान दें ज्यादा से ज्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शिक्षिका बनने का सुना। मेरा भी था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि जो भी करना है मुझे तो हिंदी को लेके करना है, तो जी। मैं हिंदी का वक्ता बनना चाहता हूँ। और एक तरीके से कि हिंदी को लेके जितना ज्यादा, अभी मैं जिस तरीके की अपनी जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर मेरा साथ में उद्देश्य वो भी है कि मैं हिंदी लिटरेचर को लेके चीजें कर सकूँ। तभी मैंने ये सब चीजें शुरू करना कि मैं इन वीडियोस बनाऊं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा किताबों के बारे में बताऊं, लेखकों के बारे में बताऊं, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरा समय मिल पाता है। तो मेरा उद्देश्य भी वही है, इस तरीके से आपके एक शिक्षिका के तौर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजल जी कि आप इस पहले संवाद में, क्योंकि वही बात हो जाती है ना कि पहली बार आप कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो वो इतनी परफेक्ट नहीं हो पाती, और बहुत से लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि नया नया है, कुछ भी नहीं है। अभी अगर हम पेज की भी बात करें तो हमारे 18 फॉलोवर है। इस पेज की बात करें जिसको हम अपनी करेंगे, हम अगर चैनल की भी बात करें तो जी, 200 जी। सब्सक्राइबर भी नहीं, बट वो मैटर नहीं करता। आपने उस चीज को देख के हटके हमें ये मौका दिया कि आपने हमारे साथ बातचीत की और आपने अपनी ये सारी जर्नी हमें पूरी यात्रा बताई एक लेखक के तौर पे। आपके जो देश को लेके हुए या फिर आपने जितनी चीजें लिखी उनको लेके आपके जो व्यूज है, एक संवाद जो हमारे साथ, एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप जो आपने हमारे साथ किया, ये वाकई मैं मानता हूँ कि काफी लोगों को प्रेरित करेगा। ठीक है, जो लेखक बनना चाहते हैं आगे, उनके लिए भी एक प्रेरणा है। जो बन चुके हैं उनके लिए भी एक तरीके से ये है कि ये भी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि सीखने को तो हमेशा रहता है, तो उनके लिए भी एक प्रेरणा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वार्तालाप में हमारा जो है ज्वाइन किया हमें। और ये दो किताबें हैं, सीख और अल्फाजों का सफरनामा, काजल जी के द्वारा लिखी गई। इनकी मैं लिंक भी यूट्यूब वीडियो में डालूंगा, तो आप प्लीज इन्हें जाके चेकआउट जरूर करें। स्पेशली ये चीख जो मैं कहूंगा कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के समाज के हिसाब से। जी। और साथ में जैसे ये दो किताबें तो मैम अपनी काजल जी हमें पहले ही दे चुके, मैं भी अपनी एक किताब आपको गिफ्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल ये पढ़िएगा। ये मेरा वही किताब, मेरी किताब का तो सबको पता है, एक अंतर्मुखी के मन वही का मेरा भी काफी संग्रह है, और कुछ आर्टिकल्स मैंने भी लिखे हैं, पर मेरे आर्टिकल्स काफी डिफरेंट टॉपिक पे लेके रहे हैं, समझ तो गई। आप पढ़िएगा उनको भी जरूर जरूर। जरूर। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका नमस्कार। भी बहुत ही धन्यवाद मुझे इस बहुत ही अच्छे से चर्चा में मतलब मौका देने के लिए। और मुझे लगता है कि आपने इतनी बड़ी पहल की है, इतनी बड़ी हिम्मत की है कि आपने उन राइटर या कवि मतलब उपन्यासकार को चुना जो भी नए हैं समाज में, वो भी नया लिखना शुरू कर रहे हैं। तो उन्हें ये जो चैनल है आपका या फिर आपका जो पहल है प्रोत्साहित करेगा। और मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब आप लोगों से जुड़े। आपकी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इस पहल के धन्यवाद। लिए आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और बाकी हम जुड़े रहेंगे और हम एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते रहते हैं। तो मेरा यहाँ आना बहुत ही सार्थक लगा और इसमें मैं आपका धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ जो मेरी अभी मतलब एक सीनियर है, मैं सीनियर नहीं बहन ही बोलूंगी, उनका भी योगदान रहा, वो मेरे साथ आई मतलब मेरी इस पहल में उन्होंने भी बहुत ही मुझे मतलब मदद किया। तो इसके लिए मैं आप सबके आभारी हूँ, अपने परिवार की आभारी हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि मैंने शायद मैं बस अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक थोड़ा सा हाँ, मैं एक चीज भूल गया, मुझे आपसे कुछ पोएम भी लिख पढ़वानी थी। मेरा ये था कि एक पोएम तो आपको पढ़नी थी जो आपकी सबसे फेवरेट है, जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप वो पोएम पढ़ के सुनाएं। इस पेन से बाद में पहले क्लिप काट करके हाँ उसकी रील वगैरह भी बना सकते हैं ना, तो वो भी हो जाता है। ओके, इस पेन से पहले मैं आपका एक इंसिडेंट साझा करना चाहूंगी जो छूट गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी कि आप मेरे परिवार के बारे में, अपने मेरे मम्मी पापा मेरे भाई के बारे में सुने होंगे क्योंकि वो मेरे जीवन में शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ पर मेरे जीवन में एक और ऐसा परिवार है जिसे मैं शायद अपने परिवार के बराबर ही मानती हूँ, और वो है मेरी भाभी का मायका। मतलब मेरी भाभी अपनी भाभी है जो
मतलब कि मैं उनको अब भाभी नहीं, बहन, दोस्त कह सकती हूँ। वो उन्होंने मेरा काफी योगदान दिया है। मतलब मुझे जब यूजी के टाइम पे, मैं हो सकता है कि मैं बोलूंगी उनका परिवार ने मुझे दूसरा जीवन दिया है, और उनका नहीं, वो मेरा परिवार है। तो मैं बोलूंगी मेरे दो परिवार है, जैसे कृष्ण भगवान के थे कि एक ने जन्म दिया तो एक ने पाला। तो ऐसे ही मेरी भी दो माँ है, एक जानकी और यशोदा। वो मतलब वो जो मेरी भाभी की मम्मी है, उनकी मम्मी कम, मेरी मम्मी ज्यादा है। उन्होंने मुझे काफी से प्रोत्साहित किया है। और वहाँ भी छोटी सी परिवार है, वहाँ भी मतलब मम्मी पापा हैं दो, वहाँ भी भैया है एक, और मतलब वो एक भाभी है, और उनका एक मतलब उनके एक भाई है, और एक मेरी भतीजी रिद्धि है। ये सारे लोग हैं वहाँ पे। तो मुझे एक बार डेंगू हो गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते के दरमियान, और मेरा उस समय बिल्कुल ही थर्ड ईयर चल रहा था। और मुझे लग रहा था कि मैं शायद ठीक हो पाऊं नहीं हो पाऊं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि हो सकता है मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ था, परिस्थितियां थी। तो उन्होंने मुझे काफी मतलब उस समय उनके घर में रह के मेरी रियलाइज हुई। मम्मी ने मुझे अपनी मम्मी बेटी की तरह ही मतलब माना, और बिल्कुल मुझे उन्होंने पता नहीं क्या किया, कोई जादू था, मुझे नहीं पता। पर मैं सच कहती हूँ, मैं अपने एग्जाम्स के 4 दिन पहले ठीक हो गई थी, और पूरी अच्छे से स्वस्थ हो गई। मैं दिल्ली वापस आई, मैंने अपने एग्जाम्स दिए, और मैंने फिर मतलब अपना एंट्रेंस भी दिया मास्टर्स का। तो मैं कहना चाहूंगी कि उनका भी योगदान बहुत रहा है मेरे जीवन में। तो इस इंटरव्यू में उनको आना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहा जाता है कि मतलब जो आपके जीवन में रहते हैं, जो आपको यहाँ तक आने में प्रेरित करते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपना नाम अपना पेन नाम सिद्धि रखा है, उसका भी जिक्र मैं कर देती हूँ। तो मेरी भतीजी का नाम रिद्धि है। तो उसके नाम से ही मैं चाहती थी कि कोई मेरा नाम हो ऐसा जिससे उससे जुड़े हुए हो। तो मैंने इसीलिए अपना नाम सिद्धि रखा, ताकि कहीं ना कहीं वो मेरे जुड़ाव में, मेरी लेखनी में वो हो। वो भी 2 साल की है महज, लेकिन वो जब बड़ी होगी तो शायद वो महसूस कर पाए कि मैंने उसके लिए मतलब एक पहल किया है, उसके लिए ही, उसके लेके अपने आगे लेखनाओं में उसे कहीं ना कहीं ढालूंगी। इसीलिए मैंने उसके नाम पे ही अपना नाम, पेन नेम मैंने सिद्धि रखा है। तो मेरी एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी दुनिया है। बस मैं यही चाहती हूँ, साधारण सा जीवन है, यही रहे, और बस यही है। कविता पढ़ के जो आपकी फेवरेट कविता है इसमें से वो आप पढ़ के जी सुनाइए। हाँ। आई थिंक मतलब सारी कविताएं बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद लिखी है। पर मेरे जो बहुत दिल के करीब है, जो मुझे मतलब सब प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। तो वो है कि मैं नहीं हूँ। मतलब इसका शीर्षक है कविता का, मैं नहीं हूँ। जो आंखों से टपके वो बूंद मैं नहीं हूँ। जो गहनों में लिपटे वो मैं नहीं हूँ। जो श्रृंगार और लिपस्टिक से अपनी असली खूबसूरती पर हर रोज लेप लगाए, वो तस्वीर मैं नहीं हूँ। किसी से आसानी से टूट जाए वो कांच का दर्पण मैं नहीं हूँ। जो सपने देखे सफेद घोड़े में राजकुमार के, वो राजकुमारी मैं नहीं हूँ। जो कहे मैं पतिव्रता नारी हूँ, वो पत्नी मैं नहीं हूँ। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे और कहे तुम मेरी ताउम्र रक्षा करना, वो बहन मैं नहीं हूँ। जो अपने शादी के तमाम तोहफों के साथ सिमट कर अपने पति के घर ताउम्र के लिए चली जाए, वो बेटी मैं नहीं हूँ। जो रात भर किसी के गुलाबी आसमान में जाकर अपनी सुबह की सुनहरी धूप खो दे, वो लड़की मैं नहीं हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता जिस तरीके की आपने स्त्री के जीवन को लिखा, क्योंकि हम मान लिया है कि भाई स्त्री का जीवन यही सब चीजें हैं, तो इन सबसे हट के भी, इन सबसे बढ़ के भी एक जीवन है, उस चीज के ऊपर आपने लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविता पढ़ के सुनाई। इसके साथ ही मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, और भी जो लेखक इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक इस एपिसोड को यहाँ तक सुन रहे हैं आप। और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, अगर आप लिखते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अभी नए आए हुए हैं लेखनी में, इस प्रकाशन के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में नए आए हुए हैं, तो मैं आपका आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आए, हमारे साथ जुड़े, एक संवाद करें, एक वार्तालाप करें, अपनी बातों को, अपने लिखने की जिंदगी को और भी चीजों को लोगों से साझा करें, ताकि और लोगों से सीख सकें, जान सके, उससे प्रेरणा ले सके। तो बस यही हमारा उद्देश्य है। मैं आशीष गुप्ता बौड़म दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।